जब एक 14 साल की लड़की के साथ रेप होता है, और रेप नहीं गैंग रेप होता है, जब वो लड़की थाने पहुंचकर बोलती कि सर रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी तरह खाकी वर्दी पहनने वाला एक शख्स है जो कि आप ही के थाने में है और अफसर है, और उसी अफसर साहब ने मेरा रेप किया है। भागे भागे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो बाहर आते थाने से और पूछते कि ये तुम कौन हो, मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया। लड़की और लड़की का भाई रोते रोते कहता है कि सर किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं सर ने मेरा रेप किया है। और फिर किस तरीके से यूपी पुलिस, जिसका नाम है कि जब भी कोई गलत काम करता है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, वो उसका एनकाउंटर कर देती है। लेकिन यहां तो बात आ गई थी अपने दोस्त की, और अपने दोस्त का यूपी पुलिस किस तरीके से एनकाउंटर करती है, और इसलिए यूपी पुलिस उसे भागने में मदद कर देती है। एक एक गलतियों के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने अपनी छीछा लेदर की और फंसाया तो फंसाया किसे? यूपी पुलिस की सबसे अच्छी दोस्त या कहें पत्रकार महोदय को। वो पत्रकार महोदय जो उसी इंस्पेक्टर के बेस्ट फ्रेंड थे और रेप वाले दिन उसी इंस्पेक्टर के साथ उसी की गाड़ी में मौजूद होकर जानबूझकर प्रेरित कर रहे थे कि इस लड़की का रेप करो, तुम्हारे अलावा तो इस इलाके में किसके पास ताकत है? गांव वाले अनपढ़ हैं, गवार हैं, इन्हें कोई क्या समझेगा, तुम्हें जो आए वो चीजें करना। दिखाएंगे इस डिकोडिंग क्राइम में कि किस तरीके से उस पत्रकार की, जब उसे जेल में ले जाया जा रहा था तब वो किस तरीके से गिड़गिड़ा रहा था, भिनभिना रहा था कि माई बाप मुझे छोड़ दीजिए। और यूपी पुलिस अपने दरोगा को पकड़ ही नहीं पाती है। लगभग 4.5 महीने लग जाते हैं, 144 दिन, लगभग 150 दिनों बाद पहली बार यूपी पुलिस अपने ही दरोगा को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद वो उसे पकड़ती है। और पकड़ने के जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पता लगता है कि यूपी पुलिस तो पॉक्सो एक्ट लगाना भी भूल गई थी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि आपको पता लगेगा कि यूपी पुलिस अपने साथियों को बचाने के लिए किस कदर न्यौछावर हो जाती है, अपने लोगों को बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है। जब आप सुनेंगे इस कहानी के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा ये जो सरकारी महकमा है, जो खाकी वर्दी वाले हैं, जिसे चाहे उसे फंसा सकते हैं, जिसे चाहे उसे बचा सकते हैं। और अपने साथी को बचाने के लिए उन्होंने जो तिकड़म लगाया है, माए बाप कोई भी ऐसी चीजें नहीं करेगा जो यूपी पुलिस वालों ने क्या है पर्दे की पीछे कहानी जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो यूपी पुलिस का एक दरोगा, यूं कहें कानपुर का एक दरोगा, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसकी इज्जत लूटता है और फिर थाने के अंदर उसी लड़की को जलील भी करता है। एक पत्रकार जो पहले उस लड़की का रेप करता है, उसका मुंह दबाता है, उसके पैर खींचता है, और फिर वही पत्रकार जब कैमरा उसके सामने लगता है, जब उससे खुद रिपोर्टर पूछते हैं, पुलिस उसको पकड़कर ले जा रही होती है, तो वो चिल्लाता है, डंके की चोट पर अपनी बेगुनाही साबित करता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे राजनीति के चक्कर में फंसाया जा रहा है। आप चाहो तो कुछ भी कर लो, कोई भी जांच पड़ताल कर लो, मैं बेगुनाह हूं। अगर मैं कहीं से भी गुनहगार निकला तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। एक बार आप सुनिए, 5 महीने पहले, आज से 5 महीने पहले जब उस पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा था, उस रेपिस्ट पत्रकार को, तो उसने कैसे कैमरे के सामने इस तरीके की डींगे हाँकी थी। जा रहा है, मुझे बचाया जाए, बिल्कुल निर्दोष है, इसमें राजनीति की जरा दीपक यादव पत्रकार है और अमित राजपूत पत्रकार गांव के ही है मेरे। सर कोई घटना मेरे साथ था, कोई घटना नहीं की है, इसके साक्षी सर अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर, हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया हो। हमारा सर मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, लड़की को कभी देखा भी नहीं हूँ। मेरा यही अनुरोध है सीपी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से, सबसे और मीडिया बंधुओं से कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बचाया जाए, सिर्फ बचाया जाए मुझे। सर दरोगा जी मेरे साथ थे लेकिन उन्होंने कोई ऐसी घटना नहीं की है सर। तो सुना आपने, नाम है शिवबरन। ये वही शिवबरन है जिसने उस 14 साल की बच्ची का रेप किया और कैमरे पर बिना किसी शिकन के साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो अगर मैं गुनहगार निकला। तो सर अब आपको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, एक दरोगा को बचा रहे थे और कहानियों पे कहानियां गढ़े जा रहे थे, और कैमरे के सामने आकर जब आपको पुलिस कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले जा रही है, गाड़ी में बिठा रही
रही है तो आप साफ तौर पे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी टेस्ट कर लो, कुछ भी कैसे भी जांच पड़ताल कर लो, अगर मैं गुनहगार निकला तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। तो इस तरह से इनका जो झूठ है अब बेनकाब हो चुका है। ये तो पत्रकार की बात थी, लेकिन आपको अमित कुमार जो कानपुर में उस वक्त पोस्टेड थे, जो दरोगा थे, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उस रेपिस्ट दरोगा की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी आप तस्वीरें देखेंगे इस दरोगा की, तो एक से एक इसने जो है महंगी घड़ियां पहनी हुई हैं, गाड़ियों का शौकीन है, आईफोन है इसके पास, और साफ तौर पर जब पड़ताल की गई तो पता लगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो टेबल के नीचे से लिया जा रहा था। मतलब कि इसके घर में जो पैसा आ रहा था वो सैलरी अलग थी, लेकिन मोटी कमाई ये कहीं और से भी कर रहा था। वो भी आप इस कहानी को समझते समझते जानेंगे। अब ये जो है अमित कुमार है जो दरोगा है, आप अगर इसकी एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप उसे देखेंगे तो आपका भी खून खौल जाएगा। ये दरोगा पहले उस छोटी सी बच्ची का मुंह दबाता है, उसको घसीट कर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में डालता है, यही जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस गाड़ी में डालता है, और उसके बाद 45 मिनट तक ये दरोगा और उसका दोस्त जो पत्रकार है दोनों मिलकर उस बच्ची की आबरू के साथ उसकी बच्ची की आबरू को लूटते हैं, उसका रेप करते हैं। और यहीं पर नहीं, उसके साथ मारपीट भी होती है, उसे धमकाया जाता है। और इसके बाद जब बच्ची हिम्मत कर कर अपने भाई के साथ अगली रोज पुलिस स्टेशन पहुंचती है, उसे ये उम्मीद थी कि वहां पर जो सिपाही बैठे हैं वो उसकी बात सुनेंगे, लेकिन आप अभी ये वीडियो देखिए किस तरह से उस लड़की को, उसके भाई को पुलिस थाने के अंदर बीचों बीच जलील किया जाता है, बेइज्जती की जाती है। एक लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, एक बच्ची, आप यूँ सोचिए 14 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ है। जब वो अपनी व्यथा बताती है तो वहां पर उस पर हंसा जाता है। और यहाँ तक कि जो दरोगा था उसका दोस्त जो रेपिस्ट पत्रकार है वो भी वहां पर खड़ा और खुद वो वीडियो बना रहा है। और उसके बाद ये सारा वीडियो जो दरोगा खुद अपनी सफाई में वायरल करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सच बता रहे हैं। एक बार आप वीडियो देखिए किस तरह से इनकी बदतमीजी जो है पुलिस थाने के अंदर चल रही थी। क्या हुआ था? हाँ? बात कर लो सुधीर भैया, बात कर लो पहले, इधर बगल में खड़े होकर बात कर लो। क्या हुआ था? हाँ, इधर आ बच्चा, इधर आ, फोन रख के इधर आओ, थोड़ा बात कर लो भैया से। रो मत तुम, डरने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताओ क्या हुआ है। हाँ, बात कर लो। ये पकड़ो। दो मिनट फोन रखो। हाँ वही लड़का है, बता रही है क्या हुआ था। है क्या कर रहे हो? रुक जा रुक जा रुक जा, देख लो क्या बोल रही है। सुनो सुनो, क्या हुआ था? कहाँ से? घर के पीछे पुलिया है ना। और कौन था? उनके साथ एक और भैया थे। हाँ, पहचानते हो? मैं कौन है वो? फोटो वोटो सर दिखाओगे अगर जानते हो? नहीं, कौन मिला था? इनको तो पता होगा कौन था रात में भैया। पहले साले जब मैं हूँ तब तो बताओ। ये कौन सी लैंग्वेज है भैया? ये बताओ। मैं भैया करके बात कर रहा हूँ ना। अरे हम दोनों लोग खड़े, तुम वीडियो बना रहे रात में? सुनो, कौन था मैं जानती हो? हम चेकिंग करने गए थे, हमने भी गाड़ी देखी थी। अरे नहीं, हम वहाँ पे गए थे। हाँ सर, ये बताओ, सवेरे मौके पे दरोगा जी गए थे? हाँ गए थे। तो तुम ये कह रही थी बिटिया के हम लैट्रिन करने गए थे? हाँ नहीं गई थी, नहीं दिखा पाई, कहाँ गई थी? गई थी पूछन से, हम भी गए थे साथ में और भैया भी गए थे, एक और भैया थे। हम बता रहे कहानी कल। हाँ ये भैया गए थे। सुनो, हाँ भैया हुआ ये है कि रात में वाले इंस्पेक्टर साहब को लेके इसको बाइक से बुलवाए हैं, तब दो चोरों का नाम हो के खुला उसमें जानकारी की दरवाजे तुम आए। हमारी गाड़ी में तो काला फिल्म भी नहीं है। क्यों? नहीं तुमने लाड़ जला गाड़ी देखा? देखा तुरंत। हमने तुमसे बोला क्या बात है, तो तुमने बताया था हमारी बहन को मगर ढूंढ रहे हैं। बोला था, ठीक है, तो नहीं बोला इनसे। इतनी बात है, तुम लोग दोनों खेत की तरफ गए, तुम्हारे सामने गाड़ी से वहाँ गए, गाड़ी खोल के तुम देखे? नहीं, झूठ नहीं सर, वहाँ पे गाड़ी 1 घंटे तक, आधे घंटे तक बाद में खड़ी थी। तो दूसरी गाड़ी होगी? नहीं सर, ये गाड़ी थी सर। वो गाड़ी तुम कैमरे वहाँ इसके लगे हैं, जाके चेक करवाओ। इधर आओ, वो तो गरीबों का आप आज बैठ जाता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मान लो ये लेटिंग वेटिंग गई होगी, तो
ये जब लौट के आई, पहले तो हम लोग ढूंढना चालू किए, घर में मिली नहीं। फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, फिर हम लोग रोड पे भी मिले थे, आप बता रहे हो तो रोड ही पे ढूंढ रहे थे। मिनट तो मिले, अभी क्यों मिले क्या बताएं? गाड़ी एक हमारी थी, बगल में खड़ा करके हमसे इधर मिलने आया। उतने देर में आया तो हम कहे चलो तुम अपने घर चलो, बाइक से उधर गया। हम सीधे निकल के चले गए मंडी चौकी। ये भैया थे कि नहीं तुम्हारे साथ गलत किया है, झूठ बोल रहे हो? ये इसमें क्या बहन बता रही है? सिखवा लो। चलो अरे एक मिनट रुको। हाँ सुनो, फिर क्या हुआ, फिर बताओ। फिर सर कितने बजे की बात है ये लगभग? ये सर 10 बजे की बात है। ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये भैया मिले तो हमने कहा भैया यहाँ कैसे, तो ये पूछने लगे तुम कैसे, तो हमने कहा भैया हमारी बहन खो गई है, पूछो चाहिए। तो ये जब घर आई है तो हमने इससे पूछा, हमने कहा बिट्टी तुम रात में गई थी कहाँ? रोने लगी पहले बात तो। बोली भैया हमारे साथ 2 लोगों ने गंदा काम किया है और बोल रहे थे अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे। दूसरा कौन है? दूसरे को तो हम भी नहीं जानते थे क्योंकि इनके साथ थे। अब वो कौन था मुझे नहीं पता भैया, क्योंकि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी। कितने बजे की बात है ये वही 11 बज गया होगा 12। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया है। बिट्टी ने तो देखी होगी शक्ल, बिट्टी ने देखा होगा। उसको नहीं पहचान रही लेकिन इनको जरूर जान रही है, यही बता सकते हैं कौन था कौन नहीं था उसके साथ, इनके साथ। ये तुम्हारा मोबाइल है? हाँ ये मेरा मोबाइल है। इनका नंबर आप नोट करो। नंबर लिख। तुम मोबाइल चलाती हो? नहीं मोबाइल नहीं हम चलाते हैं, उसके भाई हैं। अरे घर में कितना मोबाइल है तुम्हारा? 2 मोबाइल है, एक मेरे पास है, एक बड़े दोनों का नंबर क्या नाम है बेटा? हाँ अमित पिताजी का नाम? वीर प्रताप। हम भी कहें साला क्या रात में हमको मिला था ढूंढते हुए इतने देर। तो देखा थाने के अंदर एक साहब बैठे हुए हैं, वो साहब जिनकी नई नई पोस्टिंग हुई है इस थाने पर। और यहाँ पर वो साहब जो जब उस लड़की की बातचीत सुनते हैं तो बार बार जो दरोगा अमित कुमार है जो रेपिस्ट है वो टोका टाकी करता है, वो बात बताता है, वो बोलता है नहीं नहीं सब चीज़ें झूठी हैं, कोई और गाड़ी होगी, तुमने किसी और को देखा होगा, हम तो वहाँ गए थे, तुम्हारा भाई दिखा था, तुम तो कहीं नहीं दिखी थी। इस तरीके की बातें बोली जा रही है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप समझना चाहेंगे तो दरअसल इस वीडियो के अंदर जो विक्टिम है जिसके साथ गलत हुआ है लड़की, वो है उसका भाई है, यूट्यूबर है, और एक सर बैठे हुए हैं, एक और दरोगा है जो बैठे हुए हैं जो जिनकी अभी पोस्टिंग हुई है, और साथ ही साथ अमित कुमार भी बैठा हुआ है। अब अमित कुमार का यहाँ पर क्या चीजें चल रही है, तो दरअसल उसकी पोस्टिंग हो गई थी कानपुर से किसी और जगह, करीब करीब हफ्ता भर हो गया था, लेकिन वो अपनी इस पोस्टिंग को छोड़कर यहाँ से गया नहीं। नए साहब भी आ जाते हैं, थाना इंचार्ज भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इस जगह को छोड़कर नहीं गया। क्यों नहीं गया ये भी आप देखिए, क्योंकि इसकी यहाँ से मोटी कमाई हो रही थी। बहुत सारे ऐसे तरीके थे, गुंडे इसके दोस्त थे, ये जो यूट्यूबर है इसके जरिए इतनी सारी इसने पहचान बना रखी थी कि लोगों से वसूली करता था, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी निकालकर उनसे पैसे ऐंठता था। और इसी वजह से आप जो इसकी गाड़ियों का शौक है, जो इसको आईफोन लेने का शौक है, जो महंगी महंगी घड़ियाँ पहनता है, वो इसी बदौलत ये पहन पा रहा था। और इसे लगा अगर मैं कहीं और मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ चला जाऊँगा तो ये सारे महंगे शौक कैसे पूरे करूंगा। अब आपको पूरी कहानी एकदम इत्मीनान से सुननी होगी। दरअसल ये जो दरोगा है अमित कुमार, अक्सर जो इसका ये पत्रकार दोस्त है शिवबरन, ये इसको छोटे छोटे इनपुट्स दिया करता था। कहीं पर तेल चोरी हो रही है, कहीं पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उस पर छोटे छोटे इनपुट देता, ये वहाँ पहुँचते, पैसे ऐंठने होते तो पैसे ऐंठते, जो भी इन लोग को आपस में बंटवारा करना होता करते, फिर अपने अपने घर चले जाते। इसी सिलसिले में 5 जनवरी साल 2026 यानी इसी साल के बिल्कुल स्टार्टिंग महीने की बात है, जनवरी की 5 तारीख को करीब 9:30 बजे के आसपास एक बच्ची यानी जो लड़की है 14 साल की अपने घर से निकलती है और इसको शौच लगी होती है, तो ये खेत के पास जाने की कोशिश करती है। अभी उस पगडंडी पर चल रही होती है कि तभी उधर सामने से एक स्कॉर्पियो जो गाड़ी है काले रंग की है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसी स्कॉर्पियो में बैठा हुआ अमित कुमार मौर्य, ये जो दरोगा है, इसके साथ इसका दोस्त शिवबरन, दोनों सामने से आ रहे होते हैं। अब ये बच्ची को जब देखते हैं तो इनके मन का गंदा शैतान जाग उठता और इसके बाद ये ना आव देखते हैं ना ताव देखते हैं, फौरन गाड़ी से उतरते हैं, उस बच्ची से पूछते हैं कहाँ जा रही हो। बच्ची उस पर जवाब देती है कि साहब शौच जा रही हूँ। पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, बच्ची बताती है कि 2 खेत पार करके थोड़ा सा आगे जाकर मेरा घर पड़ जाएगा। अब जैसे इन्हें समझ में आता है कि बच्ची अकेली है, आसपास कोई नहीं है, और फौरन ये जो दरोगा है, यूपी पुलिस का दरोगा जिसने उस वक्त भी खाकी वर्दी पहनी हुई थी, वो उस बच्ची को उठाता है, उसका मुंह दबाता है और सीधे खींचना शुरू कर देता है। अब ये सारी चीज़ें जब साथ में खड़ा उसका दोस्त देखता है, पत्रकार दोस्त शिवबरन, तो वो भी उस लड़की के पैर पकड़ता है और सीधे तौर पर उसे स्कॉर्पियो में उठाकर डाल देते हैं। गाड़ी बंद की जाती है और इसके बाद जो पत्रकार था वो उस लड़की का मुंह दबाकर बैठा रहता है, और जो पुलिस वाला है यानी कि जो दरोगा है अमित कुमार, वो उस गाड़ी को चलाकर सीधे तौर पर
एक वहाँ पर फैक्ट्री पड़ती है थोड़ी सी आगे, उसके किनारे ले जाकर गाड़ी लगा देता है। अब इसके बाद दोनों देखते हैं कि जो पूरा एरिया है, जो पूरा इलाका है सुनसान है, अभी यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लाइट भी नहीं है, गांव का ग्रामीण इलाका था पूरा, इतनी ज़्यादा लाइटें भी नहीं थी। तो इसके बाद वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं, यानी स्कॉर्पियो को रोकते हैं, और इसके बाद उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की जाती है। वो बच्ची बार बार मना करती है, वो अपने आप को रोकती है, लेकिन होता ये है कि ऐसे में जो पत्रकार दोस्त था वो उस बच्ची का मुंह दबा कर रखता है। और इसके बाद जो ये पुलिस वाला था अमित कुमार, ये फौरन पीछे जाता है और उस लड़की को पकड़ता है और उसके साथ रेप करता है। इस पर जब बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो चिल्ला भी नहीं पाती, क्योंकि उसके पत्रकार दोस्त ने मुंह पूरी तरह से दबा रखा था। लड़की के कपड़े उतार दिए जाते हैं। इस पर वो रोती है, बिलखती है, और इसके बाद ये यहीं पर नहीं रुकते, फिर से थोड़ी दूर गाड़ी चलाई जाती है। अब जो अमित कुमार था, जो दरोगा था, वो आगे जाता है, गाड़ी चलाता है, और जब लड़की रोना शुरू करती है तो उसको धमकी दी जाती है। उसको कहा जाता है कि अगर इसके बाद एक भी आवाज़ निकली तो तुम्हें जान से मारकर यहीं फेंक देंगे, तुम्हारे घर को मार देंगे, तुम्हारे घर में जो लोग हैं सबको मार देंगे। अब जब लड़की ये चीज़ सुनती है तो समझ नहीं आता कि वो करे क्या। 14 साल की लड़की है, उसको इतना नहीं समझ आ रहा, और सामने पुलिस वाला है जो पुलिस की वर्दी में है, तो वो और ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद सिर्फ वो रोती है, चीखती चिल्लाती नहीं है। अब करीब 45 मिनट तक उस लड़की के साथ रेप किया जाता है उस दरोगा और उस पत्रकार के द्वारा। उतनी देर में जो गाड़ी है वो 3 बार चलती है, मतलब एक बार फैक्ट्री के आगे रोकी जाती है, फिर थोड़ा सा आगे जाके एक और खेत में रोकी जाती है, वहां पर उसका जो पत्रकार दोस्त है वो उस बच्ची के साथ रेप करता है, और इसके बाद फिर से एक जगह पर ले जाकर गाड़ी रोकी जाती है, उस स्कॉर्पियो, फिर से उस बच्ची के साथ रेप किया जा रहा था। और इसके बाद उस बच्ची को छोड़ा जाता है और कहा जाता है घर पे किसी को भी कुछ भी तुमने बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और लड़की इसके बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है, और इसके बाद जो आपने अगली रोज का मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था थाने का, वो वही वीडियो था जब वो थाने में पहुंचती है और कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ है। एक पुलिस वाला था, एक और आदमी था, काले रंग की स्कॉर्पियो थी, और उन्होंने मेरे साथ रेप किया। थाने में वो ये भी कहने की कोशिश करती है कि यही वाले सर थे, लेकिन जो वहाँ पर जो अमित कुमार बैठा हुआ है, जो रेपिस्ट दरोगा है, वो साफ तौर पे बातों को घुमाने की कोशिश करता है, और वो कहता है लाइट नहीं थी, तुम्हें कैसे पता कौन सी स्कॉर्पियो थी, तुमने मेरा चेहरा कैसे देखा अगर मैं वहाँ पर था। तो इस तरह से बातों को घुमाने की कोशिश की जा रही है, और दोनों भाई बहन को जलील भी किया जाता है। अब ये पूरा आपने जब मामला समझा और मामला पूरा तूल पकड़ता है, तो इसके बाद एक से एक चीज़ें होती हैं, और फिर फौरन जो पत्रकार है जब वो अरेस्ट होता है, जब कहाँ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ऐसे में साफ तौर पे जो दरोगा है ये फरार हो जाता है। और कई बार आता है कि गोरखपुर भाग गया है, वाराणसी भाग गया, और पुलिस इसको ढूंढ नहीं पा रही। और होता भी यही कि सोचिए 4 महीने बाद गिरफ्तारी हो पाई, जनवरी का मैटर था, सोचिए तब से जो लड़की है वो अपनी इंसाफ मांगे जा रही है, और दरोगा जो है वो एक तरह से फरार चल रहा है, और यूपी पुलिस खुद उसे ढूंढ नहीं पाई। अब होता ये कि ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब बड़े बड़े अधिकारी इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, मैटर बड़ा हो जाता है, तब जाकर समझ में आता है कि हाँ, ये जो दरोगा अमित कुमार है इसने कुछ गलत तो ज़रूर किया है। और ऐसे में जब उसके भाई से पूछा जाता है, हर किसी से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो भाई भी एक कहानी बताता है। वो बताता है कि सर करीब 9:30 बजे जब मेरी बहन बाहर गई थी, तो अक्सर होता है कि वो चली जाती है तो रात में मतलब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद आ जाती है। उस दिन आधा घंटा बीत गया, मेरी बहन आई नहीं, और हम इंतज़ार करते रहे। और इंतज़ार करने के बाद जब मैं उसे ढूंढने निकला तो मैंने देखा एक काले रंग की स्कॉर्पियो जो है खेत के दूसरी तरफ खड़ी हुई है। और मैं स्कॉर्पियो की तरफ जैसे ही गया तो मैंने देखा वहाँ पर जो पुलिस वाले थे, जो अमित कुमार है, वहाँ बैठे थे, और उनके साथ एक आदमी और था। और मैंने जब उनसे पूछना चाहा कि सर एक लड़की यहाँ से गायब हो गई, एक लड़की दिख नहीं रही, क्या आपने देखा? तो इन्होंने मुझे डांट कर फटकार कर भगा दिया और कह दिया कि क्या नाम है, कहाँ गई तेरी बहन, इतनी रात को कौन घर से निकलता है, चुपचाप घर जा, हम ढूंढ कर ले आएंगे। तो ये जो भाई है इसने बोला कि सर अगर मैं थोड़ी सी और जांच पड़ताल कर लेता, अगर मैं उस दिन उस स्कॉर्पियो यानी जो काले रंग की स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं, वो भाई बोलता है कि सर अगर मैं उस रोज उस रात को उस काले रंग की स्कॉर्पियो में कैसे भी कर झांक कर देख लेता, कैसे भी कर इसके करीब चला जाता, तो मुझे सच दिख जाता, मुझे दिख जाता कि इन्होंने मेरी बहन को स्कॉर्पियो के अंदर किडनैप कर रख रखा और वो उसका रेप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद जब मैटर कोर्ट में पहुंचता है तो सोचिए कोर्ट भी यूपी पुलिस को हड़काती है। वो कहती है कि इतनी छोटी बच्ची 14 साल की लड़की है, आप मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए और उसमें आपने पॉक्सो का एक्ट ही दर्ज नहीं किया। मतलब एक छोटी बच्ची के साथ अगर रेप हो रहा है तो सबसे पहले तो पॉक्सो का एक्ट लगाएंगे और आप वही लगाना भूल गए। तो इस तरह से यूपी पुलिस की भी फजीहत होती है और उसके बाद यूपी पुलिस एक्शन मोड में आती है और फिर पूरी तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सारे आज जो ये दरोगा है, जो ये यूट्यूबर है, जो पत्रकार था, पूरी तरीके से ये क्या करते हैं, आरोप पढ़ने की कोशिश करते हैं उस बच्ची पर और उसके भाई पर। लेकिन यूपी पुलिस उसके बाद कैसे
तफ्तीश करती है, कैसे पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और कैसे एक एक सच सामने आता है और साबित होता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ था और रेप करने वाले कोई और नहीं, वही दरोगा और उसका दोस्त पत्रकार था, जो कि एक बार डंके की चोट पे बोल रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, यूपी पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसे कायदे से तो बिजली की रफ्तार से काम करना चाहिए था, लेकिन वो उस तरीके से काम कर रही थी जैसे मानो मोमबत्ती में आप माचिस लगाकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर यूपी पुलिस की जो फुर्ती थी वो अचानक से धीमी क्यों पड़ने लगी है? खुद सोचिए, यूपी पुलिस को अपने ही दरोगा पर इनाम रखना पड़ा। कितने का इनाम रखा था? 50,000 रुपए का, कि जो भी ढूंढेगा, जो भी पता बताएगा हमारे दरोगा का। मतलब सोचिए, खाकी वर्दी वाले अपने दरोगा पर ही 50,000 रुपए इनाम रख दे रहे हैं, फिर भी उसे ढूंढने में इनके हाथ पैर फूल जा रहे हैं। और कहा तो तब यह जा रहा था कि अपने वकील के सहारे सरेंडर करेंगे, कोर्ट में जाकर वहां पर एंटीसिपेटरी बेल की मांग करेंगे, लेकिन वो भूल चुके थे ये पॉक्सो का मामला है। पॉक्सो के मामले में बेल नहीं मिलती है। जब उन्हें याद आता है दरोगा साहब को, तो दरोगा साहब सरेंडर करने से भी बचते हैं कि अगर जेल में एक बार गए तो वापस आना मुश्किल है। और इसलिए खुद के दोस्त को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस मशक्कत शुरू करती है। शुरुआत में उनके एक बड़े अफसर को इस जांच में प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उस जांच प्रक्रिया में जब बहुत सारी खामियां आती हैं, दरअसल जो एएसपी, जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, क्योंकि कानपुर एक अब कमिश्नरेट हो गया है, तो वहां पर एसीपी पनकी शिखर कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल ये उन्हीं की एक तरीके से ऑब्जर्वेशन में इस केस को, अब मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर है, अब इंस्पेक्टर की जांच कौन करेगा? नॉर्मल कोई सिपाही या सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार वाला इंस्पेक्टर तो कर नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब थाने के इंचार्ज होते, थाने के इंचार्ज को देखने के लिए उनसे बड़े अफसर की दरख्वास्त होती है। और यहां पर जो एसीपी पनकी शिखर थे, उनसे क्या लापरवाही होती है? दरअसल ये उनके घर पर जाते ही नहीं है। मान लीजिए किसी ने कोई रेप किया, जो नॉर्मल जो सिविलियंस होते हैं, जो पुलिस की भाषा में सिविलियंस अगर रेप करते हैं तो सबसे पहले उसके जाकर उसके घर पर छापामारी शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर अपने दोस्त बिस्तर पर सो रहा होगा, बाथरूम गया होगा, उसके घर पे ही जाना ही भूल जाते हैं। और इसलिए जब इंटरनल इंक्वायरी शुरू होती है तो एसीपी पनकी शिखर को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और दूसरी बात कि जैसे ही जो दिनेश कुमार हैं, जो उस थाने के इंचार्ज थे, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसने तुरंत, जब वारदात होती है तो उसके बाद तुरंत छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सोचिए, लीपा पोती का ये जो जोर है किस तरीके से लगाया जा रहा है कि यूपी पुलिस के जो अफसर जांच पड़ताल करने में लगाए जा रहे हैं, वही इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और इसीलिए जब हमने क्राइम तक पर जब सबसे पहली बार इस वीडियो को उजागर किया, तब जाकर महकमा जागा और महकमे में शुरुआत पड़ताल की गई कि कहीं उनका नाम तो खराब नहीं होगा। और इसलिए जो सबसे पहले यूपी पुलिस को लगा कि ये जो लड़की है ये तो कम पढ़ी लिखी, इसे क्या पता कि किसने इसके साथ क्या गलत किया, क्या सही किया। 50 गाड़ियों का हुजूम लगा दिया जाता है। बोला जाता है कि तुम तो देर रात तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम तो कह रही थी कि कोई काले रंग की कार थी, बताओ कौन से रंग की कार थी, किस गाड़ी की क्या चीजें थी। वो लड़की दरोगा के स्कॉर्पियो को पहचानने में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करती। पहली बार में ही ये जो आप काले रंग की स्कॉर्पियो देख रहे हैं, जिस स्कॉर्पियो को दरवाजा बंद कर कर उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, वो एक ही बार में पहचान लेती है। जब पहचान होती है, शिनाख्त हो जाती है, तो यूपी पुलिस के तमाम जो लोग वहां पे खड़े थे उन्हें लगता है कि अरे इसने तो एक ही बार में पहचान लिया, मतलब सच में उसके साथ रेप हुआ है। इसके बाद जांच पड़ताल शुरू होती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं, क्योंकि मेडिकल में तो रेप की पुष्टि हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से जो दरोगा है आईफोन लेके चलते हैं, महंगी महंगी घड़ियां हैं, और दरोगा है तो दरोगों पे ऐसे कैसे कोई इल्जाम लगा देगा। तो पुलिस हर एक चीज सुनिश्चित कर रही थी कि शायद दरोगा का नाम इसमें ना आए। लेकिन सीसीटीवी में बार बार यह दिख रहा था कि जो काले रंग की स्कॉर्पियो है वो उसी इलाके में बार बार घूम रही है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उस इलाके में बड़ी धीमी रफ्तार से जा रही है। उसके बाद ये उस इलाके में जब क्राइम हुआ तो उनकी मौजूदगी किस तरीके से पता लगाई गई। ये जो फोन था उनका लगातार एक्टिव था, और इस फोन लगातार एक्टिव होने की वजह से उस पूरे इलाके में इनकी जो प्रेजेंस थी
उसे सुनिश्चित किया गया। मतलब ये जो दूसरी जो बात थी कि वो वहां पर थे या नहीं थे, तो इस बात की भी तस्दीक हो गई। तीसरा जो सबसे अहम जो इस पूरे कड़ी में आता है कि ये जो लड़की है, लड़की ने जो चीजें अपने साथ बताई उसे एक तरीके से कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और लगभग दरोगा और जो यूट्यूबर था उनके बीच में 25 मिनट तक लगातार बातें होती हैं और ये सीसीटीवी और फोन की जो रिकॉर्डिंग से हर एक चीज पता लग रहा था। ये तकरीबन जो दरोगा और यूट्यूबर के बीच 5 जनवरी की रात 3 बार तकरीबन 25 मिनट बात होती है। आप सोचिए, ये वारदात को अंजाम दे के जा चुके हैं खेत में और अपनी गाड़ी घुमाई, और जो यूट्यूबर था वो अपने हीरो स्प्लेंडर की बाइक से चले जाता है। दरोगा साहब अपने क्योंकि रसूखदार हैं तो उस काले रंग की स्कॉर्पियो लेके चले जाते हैं, लेकिन इन्हें डर लगता है कि अरे कहीं कोई हमें पकड़ तो ना ले, कहीं हमने जो गलत काम किया उसके बारे में किसी को पता तो ना चल जाए। और हड़बड़ी में डर देखिए, जब गलत काम करते हैं तो पनपनाते हैं, और इस पनपनाहट से या अचानक से फोन करते हैं, बातचीत को एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। अरे तुम पत्रकार हो, तुम्हें कौन क्या बिगाड़ेगा। पत्रकार साहब दरोगा साहब को कहते हैं, आप तो दरोगा हैं, 3 स्टार है आपके कंधे पे, खाकी वर्दी वालों पर कोई गांव वाला इल्जाम लगा देगा। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। 3 बार बातचीत करते हैं, 25 मिनट तक इनकी बातचीत होती है, और एक दूसरे को झूठी दिलासा देने के बाद कि आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अगली सुबह होते ही जब भाई बहन थाने पहुंचते हैं तो यूट्यूबर के साथ साथ दरोगा की भी सिट्टी पिट्टी टाइट हो जाती है कि अरे रात में तो हमने गलत काम किया, अब वो फिर से थाने आ गई है। इन्हें लग रहा था कि लड़की दुबक कर अपने घर के अंदर बैठ जाएगी, ये बाहर कैसे आएगी। और जैसे ही थाने के अंदर आती है, उस थाने से जो पोस्टेड इनकी पोस्टिंग हो गई थी, बावजूद इसके उस थाने के अंदर मोटी कमाई खाने के लिए बैठे रहते हैं और अपने से जो दूसरे जो स्टेशन इंचार्ज आए थे उनके सामने सफाई पेश करते हैं। लेकिन पेश करते करते ये फरार हो जाते हैं। 144 दिन यूपी पुलिस अपने ही साथी को नहीं ढूंढ पाती है, तो ऐसे में सवाल तो उठाना बनता है यूपी पुलिस पर। क्या यूपी पुलिस जिसे जैसे चाहे, जो आपको टीवी में दिखता होगा, डिजिटल मीडिया पे दिखता होगा कि यूपी पुलिस ने फौरन एनकाउंटर कर दिया, वहां उस गली में किसी ने छेड़ा तो दूसरी गली में यूपी पुलिस तो तैयार बैठी थी, उन्होंने पैर पे एनकाउंटर कर दिया, उसको गोली मार दी। लेकिन अपने साथी को तो उन्होंने एक तरीके से गिरफ्तार करके ही माना, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, मतलब वो ना भागा। वो भी वो दरोगा जो बिल्कुल फुल ट्रेंड है, जो अक्सर जो यूपी पुलिस कहानी बनाती है कि वो जो सामने जो आरोपी था वो हम पर क्रॉस फायर कर रहा था, हमने क्रॉस फायर में उसे गोली मार दी। लेकिन जो दरोगा साहब स्मार्ट थे, दरोगा साहब को लगा कि हम तो एक तरीके से जाकर सरेंडर करवा देते हैं, खुद गिरफ्तार हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा थाने के अंदर क्या होगा, हमें तो जेल में रखा जाएगा और मैं तो दरोगा हूं। और लेकिन जब जांच पड़ताल भूल जाते हैं कि जो भी इंस्पेक्टर आपके इलाके का होता है ना, उस इलाके का सबसे ताकतवर इंसान होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसे देखना पड़ता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है, और ऊपर कौन होते हैं, कोर्ट होती है। क्योंकि इस देश में जो कोर्ट है वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है। जो भी पुलिस उस थाने के अंदर कोई भी जांच प्रक्रिया कुछ भी काम करते हो, उसको देख रेख का काम अगर कोर्ट की निगरानी में कुछ इसी तरीके से होगा तो हर किसी को न्याय मिलता रहेगा। क्योंकि गरीब परिवार था, इन्हें लगा कि इनकी कौन पूछेगा, लेकिन जब से मीडिया में और हमने आवाज उठाना शुरू किया, तब जाकर अब जाकर जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं कुछ ही दिन पहले इन्हें अरेस्ट कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए पूरा जो मामला कोर्ट में चल रहा है, कई सारी जो चीजें हैं सब दरोगा के खिलाफ हैं। जो खुद यूट्यूबर पत्रकार है, जो अपने आप को बताता है, जो पैसों की उगाही करता था, वो भी सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये दोनों बचने की तिकड़म अभी भी जेल के अंदर से लगा रहे होंगे। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको बताया जाए कि यूपी पुलिस की एक और पहलू है, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उस दूसरे पहलू को भी आपको बताना जरूरी है कि किस तरीके से अपने साथी को बचाने के लिए जो उन्होंने तिकड़म लगाई, हर एक वो चीज फेल होती चली गई और खुद दरोगा साहब आप सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।